नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चर्चा बहुत ही अहम मुद्दों पर, जिसको लेकर के देश भर की कह सकते हैं नज़र थी कि बिहार क्या फैसला करने वाला है। बात है जातीय जनगणना को लेकर। सीएम नीतीश ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें यह जानकारी दे दी कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। सभी दलों की सहमति है और उसमें उन्होंने कैसे क्या होगा इसके लिए मसौदा तैयार होगा, कैबिनेट से इसे पास कराया जाएगा और फिर इस पर जो है लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे जातिगत जनगणना करना है। इसके साथ ही साथ अब यह सवाल उठ रहा है कि जातिगत जनगणना जब होगा तो उसके बाद बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस जातिगत जनगणना के लाभ क्या होंगे, इसको लेकर के भी चर्चा है। सर, सबसे पहले बिहार की राजनीति पर जातिगत जनगणना का क्या असर हो सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति पर इसका दूरगामी असर होगा, क्योंकि जो बिहार में भी आप देखेंगे कि जो एक पूरी राजनीति को जो एक हिंदुत्ववादी धार देने की जो कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से, और इस बार खास करके जो कुछ धार्मिक आयोजन हुए उसको उस दौरान जो कुछ देखने को मिल रहा है, तो उससे ये लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, इसको सिर्फ इस रूप में नहीं देखा जा सकता है कि सिर्फ पॉलिटिकल कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिससे कि पॉलिटिकल मुकाबला हो, बल्कि यह सही मायने में आज की तारीख में जातीय जनगणना की ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि आप जब सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हैं, आप उनको अधिक से अधिक मौका देने का सवाल उठाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये आंकड़े आपको चाहिए। तो राजनीति में इसका असर ये होगा कि जो गोलबंदी जो हो रही है, एक तरह से पूरे नफरत की सियासत के आधार पर जो गोलबंदी हो रही है, एक धार्मिक विभाजन के आधार पर जो गोलबंदी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर विराम लगने की गुंजाइश बनेगी जब इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी कि आखिर पिछड़ापन सबसे ज़्यादा किस में है, गरीबी कहाँ है, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन किन जातियों में सबसे ज़्यादा है, उनको कैसे, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, इन चीज़ों पर ये काम होगा जातीय जनगणना का जो फैसला लिया गया है। और यह निश्चित रूप से बीजेपी से भाग नहीं सकती थी, इसलिए बीजेपी आज की बैठक में शामिल हुई। लेकिन बीजेपी कितना गंभीर है इसको लेकर के, उसकी गंभीरता देखने को तब मिली थी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब प्रतिनिधिमंडल गया था, तो उसमें पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे, तो जनक राम, जो पहले सांसद हुआ करते थे गोपालगंज से, अब नीतीश की सरकार में वो मंत्री हैं। तो पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर वो नहीं है, तो उसको लेकर के उसमें भी चर्चा हुई थी। तो बीजेपी की भागीदारी जो है वो एक तरह से सिंबॉलिक है, क्योंकि बीजेपी के पीछे जो संघ है, आरएसएस जो है, वो सामाजिक पिछड़ेपन को कबूल नहीं करता है। उसकी वैचारिकी में सामाजिक पिछड़ेपन का कोई आधार ही नहीं है, इसलिए वो जाति जनगणना को कराने की बात को वो इनकार करते हैं, नहीं कराना चाहते हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से। लेकिन आप जब देखेंगे तो देश की तमाम पार्टियां जातियों का नाम लेती हैं और उनके उत्थान की बात करती हैं। तो जब आप जातियों का नाम लेते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, तो उनके बारे में आंकड़े जुटाने में आपको क्या दिक्कत है? आंकड़े जुटने चाहिए। पिछली सरकार में भी जब ये बात उठा था और उस समय शरद यादव और लालू यादव ने इन बातों को उठाया था, और 2011 के सेंसस में ये बातें होनी थी, लेकिन उस समय इसको आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। उस समय ये हुआ जिसको SECC कहते हैं, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस। वो एक अलग कैटेगरी करवाया गया, उसमें जाति वाला तो गौण कर दिया गया, बाकी दो चीज़ों का सार्वजनिक किया गया, लेकिन जाति के आधार पर उसमें जो कुछ पाया गया था वो आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। एक सवाल है कि भारत के संविधान के हिसाब से 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान अभी नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना जब होगी और खास करके ये बिहार से अगर इसकी शुरुआत हो जाती है तो क्या बिहार में आरक्षण के नियम बदलेंगे? क्या 50% वाला लाइन क्रॉस होगा? क्योंकि कुछ राज्यों ने ऐसा कर दिया था कि उन्होंने 60-65% पहुँचा दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी या फिर हाई कोर्ट से उस पर स्टे लगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में यह चीज़ें निहित नहीं है।
बिहार में फिर इस तरह के फैसले लेने की छूट हो सकती है, या फिर कोई बिहार कैबिनेट इसके लिए कोई प्रस्ताव लाएगा? देखिए, आरक्षण का जैसे कि ये एक संदर्भ से जोड़ करके मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जब ये प्रमोशन में रिजर्वेशन की जब बात आई थी तो उस समय भी रिप्रेजेंटेशन का सवाल आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले ये देखिए कि इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, इसके ये आंकड़े जुटाइए, उसके बाद आप प्रमोशन में आरक्षण की बात, जो सुप्रीम कोर्ट जिस पर रोक लगा रहा था लगातार, तो हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण देने की जो सीमा है वो तो बाद की बात है। पहले आप अगर ये जान लेते हैं कि आखिरकार किसमें कितना पिछड़ापन है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, उनके पास एसेट क्या है, तो ये जब आप जान लेंगे उसके बाद बाकी की बातें बाद में तय होंगी। पहले तो ये आप जानिए, क्योंकि आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाति का नाम और जाति के उत्थान का काम करने की तमाम पार्टियां दावा करती हैं। तो जब आप जाति का नाम लेते ही हैं, उनके उत्थान की बात करते ही हैं, तो इसका जाहिर सी बात है कि उनमें कोई ना कोई कमी है, कोई पिछड़ापन है जिसको आप ऊपर लाना चाहते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। तो ये जानने का तरीका क्या है कि आप इनका सर्वे करवाइए, यानी कि इनकी गणना करवाइए, और गणना में सिर्फ जाति नहीं गिनी जाती है बल्कि उनके हैसियत भी गिनी जाती है। उनके पास क्या मकान, दुकान, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, ये तमाम चीज़ें उसमें लाई जाती है। तो इन चीज़ों का जब समावेश होगा तो स्वाभाविक रूप से आपके पास ये आंकड़े होंगे, क्योंकि देश में 1931 के बाद कोई जाति जनगणना नहीं कराई गई है, यानी कि आज़ादी से पहले। अब उसी आंकड़े के आधार पर आप सब कुछ तय कर रहे हैं। बिल्कुल, उसी आंकड़े के आधार पर आप सब कुछ तय कर रहे हैं, तो फिर नया आंकड़ा लाने में क्या दिक्कत है? तो उसके और दुनिया के तमाम देशों में ये हो रहा है, ये होता है, ये गणना होती है। तो आज जो मीटिंग हुई और जो फैसला लिया गया, निश्चित रूप से वो सभी दलों की भागीदारी थी। 9 दल के लोग उसमें पहुंचे थे। उसमें ये मुकेश सहनी को नहीं बुलाया गया क्योंकि अब मुकेश सहनी, पशुपति पारस और चिराग पासवान तीन, कुछ है भी नहीं। हाँ, इनका कुछ है भी नहीं, तो ये इनको नहीं बुलाया गया। हालांकि राजनीतिक पार्टियां तो इनके पास ये है ही। तो चिराग पासवान तो MP भी हैं, बिहार से हैं, और उनकी एक पार्टी भी है। पशुपति पारस भी मंत्री हैं केंद्र में, उनकी भी पार्टी है। मुकेश सहनी भले ही वो मंत्री नहीं रहे, अब किसी सदन का सदस्य नहीं रह जाएंगे, लेकिन वो पार्टी तो चला ही रहे हैं, पार्टी सुप्रीमो है। तो व्यापक संदर्भ में इन लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं बुलाए गए। 9 पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे तो सबने अपनी बात कही, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग के बाद जो चर्चा की उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सबकी सहमति से लिया जा रहा है। सरकार अब ये कैबिनेट में लाया जाएगा, क्योंकि एक सरकार का भी फैसला इसमें ज़रूरी है, क्योंकि पैसा इसमें सरकार लगाएगी, और इस काम में जो लोग लगाए जाएंगे उनका ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के बाद एक समय सीमा के भीतर में जाति जनगणना होगी। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे ताकि आम लोगों तक बात पहुँचे कि जाति जनगणना होने वाली है, कैसे कराया जा रहा है, क्या पूछा जाएगा, क्या बताना है, ये तमाम चीज़ें उसमें रहेंगी। तो विस्तार से मुख्यमंत्री ने ये बात बताई। तो यह एक महत्वपूर्ण मौका था आज जो ये फैसला लिया गया, और राजनीति में इसका दूरगामी असर पड़ेगा, क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आएंगी, रोजी रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल जब सामने प्रमुखता से आएगा, तो निश्चित रूप से जो लोगों को नफरत के आधार पर लोगों के एक दूसरे को विभाजित करने की जो बातें हो रही है। एक सवाल है सर इसमें कि अगर इसको देखा जाए तो अभी भी जब कोई चुनाव होता है तो हम लोग जाति पर चले ही जाते हैं कि ये कोयरी है, ये कुर्मी समाज से आता है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, इसका इतना वोटर हमारे साथ है, बनिया का वोटर उनके साथ है। तो फिर जब इस बात की हम लगातार चर्चा कर ही लेते हैं, अब जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, बात यही निकल करके सामने आएगी कि इस जात वाले, इस जात वाले, तो जातिगत राजनीति में कितना बदलाव आएगा? देखिए, जाति विभाजित समाज में हम लोग हैं, तो सब देखिए, जाति तो एक हकीकत है, और ये भी तय है कि जाति के आधार पर बहुत सारा भेदभाव भी होता है। जाति के पिछड़ापन भी जातियों में है। आप कुछ खास जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है, ये आप सब लोग मानते। जैसे कि एक मुसहर जाति का उदाहरण अगर आप उठाइए तो सबसे ज़्यादा पिछड़ापन उसमें है, सबसे गरीबी है, सबसे ज़्यादा भूमिहीन लोग उस जाति में है। ये तो एक हकीकत है। तो आप ये नहीं कह सकते कि गरीब सब में होते हैं, ऐसा ये फार्मूला नहीं
आप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह जो हकीकत है, इसके बारे में जब आपके पास आंकड़े होंगे, उस हकीकत के आईने में जब आप चीज़ों को तय करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे, उनके उत्थान की बात करेंगे। तो जाति है, एक हकीकत है, उसकी चर्चा तो होगी ही। हाँ, जातियों के आधार पर सब कुछ तय नहीं होगा। ये तय होगा कि आप किन जातियों के लिए क्या आप स्कीम लेकर के आ रहे हैं, किसमें कितना पिछड़ापन है, किन चीज़ों को आप दूर करना चाहते हैं। तो जाति तो है, वो आज भी है, कल भी रहेगी, वो राजनीति में उसका इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन जब आपके पास पुख्ता आंकड़े होंगे तो उनके बारे में फैसले लेने सवाल इसमें और भी उठता है कि अभी तक जो स्थिति चल रही है, कैटेगरी में बांटा हुआ है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये कैटेगरी है। अब क्या हम उस तरफ बढ़ने जा रहे हैं जहां पर आर्थिक आरक्षण की बात होगी? क्या हम ओबीसी, ईबीसी इसको फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा? जनरल, ये सब जो भी कैटेगरी बने हुए हैं, क्या सबको रीडिफाइन करना पड़ेगा? क्या हम आर्थिक आरक्षण की ओर बढ़ेंगे? देखिए, इसमें रीडिफाइन भी होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आपने वैश्यों में से एक जाति, तेली जाति को आपने अति पिछड़ा में डाल दिया है। लेकिन आप जब सामाजिक रूप से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो वो जाति अति पिछड़ा में रखने लायक जाति नहीं है। कई जगह मांग उठती कुर्मी को आप जनरल में डालिए, इस तरह की बातें उठ रही हैं। आपने ब्राह्मण में से गोस्वामी को ओबीसी में डाल दिया है, कई मुस्लिम ओबीसी में चले गए हैं। तो ये क्या अब जातिगत जनगणना से बदलेगा? तो जो मैं उदाहरण दे रहा था एक जाति विशेष का, उसका आप देखिएगा कि उनको जो अति पिछड़ा की कैटेगरी में डाल दिया गया, तो खास करके आप पंचायत चुनाव में आप देखेंगे कि उनकी बहुत व्यापक भागीदारी हुई है अति पिछड़ा की सीटों पर। तो क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न जाति है, लेकिन आपने उनको अति पिछड़ा में डाल दिया, उसका लाभ उनको मिल रहा है क्योंकि उनके पास पैसा भी है, उनकी सामाजिक पहचान भी है, उनका एक्सेप्टेंस भी काफ़ी है समाज में, तो उनको इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन आप और जो बिरादरी है उसी में अति पिछड़ा में दूसरी बिरादरी जो काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी पिछड़ी हुई जाती है, उसको उसके मुकाबले में आपने एक संपन्न जाति को डाल दिया। तो रीडिफाइन जो करने की बात आप कह रहे हैं, रीडिफाइन भी होगा जब ये चीज़ें, जब सेंसस होगा, पुख्ता सबूत सामने आ जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें रीडिफाइन होंगी। नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियर कहा जाता है कि उन्होंने जब आए तो इन्होंने जाति, उपजाति, ये सारी चीज़ें निकाली, फिर उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगरी में भेज दिया, जिसका उदाहरण अभी आपने दिया कि तेली को उठा करके अति पिछड़ा में डाल दिया गया। ये सारी चीज़ें जो हुई, तो अब आखिरी सवाल यही होगा कि तमाम दल थे, सबने इस बात के लिए एक सुर से विधानसभा में, विधानमंडल में ही कह लें, प्रस्ताव पास करवा लिया, दिल्ली तक पहुंच गए। फाइनल क्रेडिट किसे जाएगा? तेजस्वी यादव की मेहनत, लालू यादव की मांग, बहुत पुरानी मांग, या नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर है, किसको क्रेडिट दे सकते हैं आप? देखिए, ये नीतीश कुमार के मन में भी ये बात थी कि ये हो, लालू यादव इसको लंबे समय से उठा रहे थे, शरद यादव भी उठा रहे थे, और तेजस्वी ने भी तो इसको एक मुद्दा ही बना दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर नहीं करेंगे तो हम दिल्ली की यात्रा करेंगे पैदल, पटना से दिल्ली हम पैदल जाएंगे। तो आज की तारीख में अगर सुर्खी लेने की बात हो तो ये चर्चा होगी ही कि तेजस्वी ने कहा था कि अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटम दिया और काम तुरंत हो गया। अल्टीमेटम दिया। तो लेकिन इसमें अंदर की बात यह है कि नीतीश कुमार कभी ना करने की बात नहीं, क्योंकि वो उनको भी, उनकी राजनीति को भी ये सूट करता है कि ऐसा ये सेंसस होना चाहिए जी। तो इसमें माइलेज लेने न लेने की बात नहीं है, लेकिन राजनीति है तो राजनीति में लोग माइलेज लेते ही हैं। तो ताज़ा उदाहरण तेजस्वी हैं, तो उनको ज़्यादा माइलेज मिलेगा कि हाँ हमने अल्टीमेटम दिया सरकार ने। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है कि हमारी वजह से ऐसा हो गया है। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि सबकी सहमति से हो रहा है, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने तो कहा कि तमाम लोग बैठे हुए हैं, सबसे पूछ लीजिए आप कि सबकी सहमति है, किसी ने असहमति जाहिर नहीं की है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जातिगत जनगणना को लेकर अब रास्ता साफ है। बिहार में कब इस पर काम शुरू हो जाएगा, बस कैबिनेट से मुहर लगना है। उसके बाद अगर इस पर काम शुरू हो जाता है तो बहुत कुछ सामने आ जाएंगे। जिस तमाम संभावनाओं पर हमने अभी चर्चाएं की हैं, यह रास्ता दिखेगा कि आगे कैसे आरक्षण का कोटा तय किया जाएगा, कैसे कैटेगरी रिडिफाइन हो सकता है, किस हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, सामाजिक पिछड़ापन कैसे दूर हो, नीतियाँ कैसे बने। इन तमाम चीज़ों का जो रास्ता है वह सिर्फ जातिगत जनगणना से होकर ही निकलने वाला है। इसलिए इंतजार करिए कब नीतीश कुमार इस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद।